आज हमारे बीच में एक स्टूडेंट जो कि अब आईआईटी धनबाद से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, गार्गी पांडे, जो इसी कोचिंग में इन्हीं डेस्क बेंच पर पढ़ाई करके इतने आगे गई हैं और अपने पहले ही प्रयास में ये आईआईटी धनबाद में सेलेक्ट हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये पढ़ाई कर रही हैं। हम इनका वेलकम करते हैं। गार्गी पांडे का हम चाहते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग स्वागत कीजिए। प्लीज गार्गी पांडे मंच पर आए और यहाँ पर इस संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इनको कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स आज देकर जाएं। एग्जाम आने वाले हैं, क्लास 10th और 12th के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो चाहते हैं कि गार्गी पांडे का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। प्लीज वेलकम गार्गी पांडे। गार्गी पांडे 2022 की बैच में आईआईटी में सेलेक्ट हुई हैं और यहीं से पढ़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसी संस्थान से पढ़कर ये आगे निकली हैं और अपने अनुभवों को ये आज साझा करेंगी। इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं जो कि एक अधिकारी रैंक पर है, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत करिए इनका भी। और ये माता पिता की कठिन तपस्या और बच्चों की लगन और अध्यापक का सहयोग, इन सभी का जो एक कॉकटेल है उसका जो परिणाम है वो सफलता के रूप में आपको आगे दिखाई पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि गार्गी पांडे अपने उन अनुभवों को साझा करें जो ये यहाँ से लेकर एक इंटरमीडिएट की पढ़ाई से लेकर ये स्टेला मैरिज की छात्रा रही हैं और यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स के सर हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह से इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो अपने अनुभवों को ये साझा करेंगी और हम स्वागत कर रहे हैं गार्गी पांडे का और ये अपने अनुभवों को साझा करेंगी। और जो बच्चे चाहते हैं कि इनसे कुछ सीखना, वो अपने प्रश्नों को के माध्यम से इनसे सवाल जवाब करेंगे और आपको एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा, हमें ऐसी अपेक्षा है। हाय, तो तुम लोग को जो पूछना हो पूछ सकते हो। इसको थोड़ा नेचुरल सेशन रखते हैं, मुझे कुछ बोलना नहीं है ज़्यादा। कुछ पूछोगे तो मैं बताऊंगी क्या करना है, और बाकी तो जो सर लोग पढ़ा रहे हैं वही इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो नोट्स वगैरह डेली बनानी है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब तो तुम लोग को पता ही है। पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हो। कुछ और अपने अनुभवों के बारे में आप बताइए। तो वैसे तो तुम ही लोग की तरह नॉर्मली पढ़ती थी, मैं भी आती थी ऐसे ही। अभी बुरा लग रहा होगा ना कि पढ़ने आए हैं और ये क्या मोटिवेशन होने लगा, उठ के आने का भी मन नहीं करता कोचिंग तो फिर पर अब क्या ही कर सकते हो, आ गए हो तो पूछ ही लो। और बाकी तो वही है कि डेली आओ, नोट्स बनाओ, गैप मत करो और डेली का सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। आर.डी. शर्मा जैसे सर लगवाते हैं और सर एस.एल. अरोड़ा, तो जो टॉपिक आज है उसका आज ही लगा लो, वही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और नोट्स तो बेस्ट, अच्छे नोट्स जो होते हैं वो मेजर थिंग है। कि तुम्हारा दोस्त बनाए फ़ोटो ले लोगे तो फ़ायदा नहीं है, खुद के नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो करो। कोचिंग से जाने के बाद कौन सा टाइम इनको मिलता है बच्चों को कि वो पढ़ाई करें? टाइम का मैनेजमेंट बच्चों के पास होता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आप बताएं कि उनका टाइम दिन भर निकल जाता है विद्यालय में, शाम को वो 2 घंटा कोचिंग पढ़ते हैं, शाम को जाए घर पर फिर वो टीवी देखें कि पढ़ें? देखो 6 बजे तक तो सब लोग फ्री हो जाते होंगे ना। 11th क्लास के लोग तो 7 बजे तक फ्री होते होंगे मोस्टली, और 12th वाले 6 बजे तक, है ना? 7।
तो उसके बाद 1 घंटे जाते होगे, कुछ खाते पीते होगे, नाश्ता करते होगे, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखते होगे, है ना। तो समझते हैं कि 9 बजे से पढ़ना शुरू करते होगे फिर, है ना। हाँ, तो उसके बाद उतना पढ़ो कि तुम्हारा जो आज का है, जो भी आज पढ़ाया गया, चाहे स्कूल का वर्क हो और स्कूल का, और जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, ये अगर स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाए तो उसे भी हम लोग करते हैं कि ठीक है, वो भी सेल्फ स्टडी में आ रहा है। और बाकी फिर तुम लोग पढ़ते होगे तो फिर मुझे लगता है कि जितनी देर में तुम्हारा कंप्लीट हो जा रहा है आज का सिलेबस, तो उतना पढ़ना इनफ है, चाहे वो 12 बजे तक हो, फिर 1 बजे तक हो या 2 बजे तक हो। ये नहीं कि अब बैठ गया टीवी देखने तो बस 2 घंटे 3 घंटे हो गए, देखते हैं बाद में होमवर्क कर लेंगे या जो भी। और कुछ बच्चे अगर इसमें कुछ पूछना चाहें तो जरूर अपनी शंका समाधान करें। जैसे एस सी वर्मा ने एक शंका समाधान का एक टॉपिक छेड़ रखा है इस समय। तो जो बच्चे कुछ जानना चाहते हैं, देखो सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, तो सबके अकॉर्डिंग अलग होती है पढ़ाई भी। तो तुम लोग को जो पूछना हो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, एवरीवन इज़ डिफरेंट, तो कुछ पूछना हो तो बताओ। जैसे मेरा अलग सिचुएशन था, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा स्कूल भी अलग है, तुम्हारे टीचर्स अलग हैं, तो उस अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट करते हो। पर ये नहीं कि बस 2 घंटे कुछ वेस्ट ही करते जा रहे, तुम्हारे दिमाग में ये तो होना ही चाहिए ना कि पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है, वही कंसिस्टेंसी और वही डिसिप्लिन। कुछ स्पेसिफिक इनको एक एक सब्जेक्ट के बारे में आप बताएं कि किस तरह से फिजिक्स की पढ़ाई करें। फिजिक्स से ही शुरुआत करिए, फिर केमिस्ट्री बताइए, फिर मैथ। एक एक विषय की तैयारी कैसे करें, इसको आप डिटेल बताइए। आप कैसे पढ़ती थी ये बताइए, फिर इनके दिमाग में तब प्रश्न उठेगा। अभी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या पूछें। देखो फिज़िक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले 11th में जब मैं गई थी तो सर की कोचिंग ज्वाइन की थी, तो एक गाइड तो होना चाहिए ना। तो सर हमारे गाइड हैं, तो फिर सर जब कुछ पढ़ा देते थे तो वहीं से शुरुआत तो वहीं से होती है ना। बेसिक मैथ्स पढ़ाई जाती है, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो सर ने बड़ी सी वर्कशीट दी थी, बहुत सारे प्रिंट आउट पेजेस के सॉल्व करने हैं, तो उसी से वहीं से मैंने फ़िज़िक्स पढ़नी शुरू की थी। तो वो ऐसा होता है कि सर ने दिया है तो कंप्लीट कर लेते हैं कि अगले दिन जाएंगे, जो डाउट है पूछ लेंगे। तो तुम लोग का यही मोटिव होना चाहिए कि वो कल के जो चीज़ है वो आज कंप्लीट हो जाए। अगर वो इतनी मोटी भी वर्कशीट है तो अगर वो कल डिस्कस होनी है तो यू शुड कंप्लीट इट टुडे ओनली। ये नहीं कि आज बस कुछ भी इंजॉय कर रहे हैं, कल देखा जाएगा, या फिर इतना मोटा ये तो आज हो ही नहीं सकता। यू शुड ट्राई टू कंप्लीट इट एटलीस्ट। तो वही कंप्लीट करते थे। और सर डेली पढ़ा रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। फिर एनसीईआरटी भी ऐसा नहीं इग्नोर करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी आर इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो टॉपिक्स जो सर पढ़ाएं वो पढ़ो, उसके बाद एसएल अरोड़ा सर लगवाते हैं वो लगाओ, फिर एनसीईआरटी लगाओ। उसके बाद जैसे जेई नीट वाले हैं तो अपने अपने PYQs लगा लो, तो उसके अकॉर्डिंग। और सर जो डाउट्स है वो सर से ही डिस्कस करोगे। तो इतना ज़रूर करना कि उस टॉपिक के इनफ क्वेश्चंस लगा लो कि तुम्हें डाउट आए, और डाउट नहीं आ रहा है तो तुम गलत हो, ये जान लेना। क्योंकि डाउट आता ही आता है और सर ही क्लियर करते हैं। तो और सर के जो भी फीडबैक है यू शुड एक्सेप्ट इट। तुम लोग आइंस्टीन तो हो नहीं कि तुम्हें तो सब आता है, या फिर अगर एक एक्सरसाइज पूरी बन गई तो क्वेश्चंस ढूंढो कि डाउट आएगा, और करते रहो रेगुलर। न्यूमेरिकल की एक समस्या बच्चों में आती है, ये पूछते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। तो हम लोग तो रोज ही बताते रहते हैं। भाई बच्चों के दृष्टिकोण से आप बताएं कि किस तरह से न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। सबसे बड़ा जो फौवा रहता है वो न्यूमेरिकल का रहता है। कितना टाइम में डेरिवेशन को दूँ, कितना न्यूमेरिकल को दें, किस तरह से लगाएं, इसके बारे में आप बच्चों को सुझाव दें। देखो न्यूमेरिकल लगाना तो ऐसा ही है कि थ्योरी अलग पार्ट नहीं है, वो भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग का ही पार्ट है। क्योंकि जो भी यू आर डिराइविंग ना, उसका जो स्टेप्स है वो भी यूज़ हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कोई भी डेरिवेशन है ना, तो उसका बीच का स्टेप कैन बी यूज इन सम अदर न्यूमेरिकल। तो डेरिवेशन डिफरेंट, उसको ट्रीट मत करो कि वो डिफरेंट है। डेरिवेशन इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिकल, ऐसा ट्रीट करो और सॉल्व करो हर चीज़। जैसे न्यूमेरिकल में वैसे भी एक ही तरीका होता है कि आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा और पिछला सब रिलेटेड है। ये नहीं कि आज जो पढ़ा वो आज ही यूज़ होगा,
क्या पता उस न्यूमेरिकल में 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो पीछे की चीज़ें क्लियर करते चलो, बैकलॉग मत क्रिएट करना। न्यूमेरिकल में यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और जो भी सर तरीका बताते हैं कि पहले सारे जो वैल्यूज़ दिए लिस्ट करो, फिर जितना भी तुम्हारा मतलब एक बार थिंक तो करो ही अच्छे से सर से पूछने के पहले कि क्या क्या कर सकते हो, फिर सर से पूछो। चलिए, मैथमेटिक्स की जो पढ़ाई होती है उसमें 9th 10th की पढ़ाई का क्या रोल है? जब बच्चा 11th में आता है तो ये मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि अगर आप 11th में पहुंच रहे हैं तो 9th 10th की क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता थी, जिनका महत्व आपको 11th में पता लगा कि हाँ 9th 10th में सर ने पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया, उसका क्या यूज आपको 11th और 12th में मिला, ये हम जानना चाहते हैं। देखो 9th 10th तो पूरा बेस ही बिल्ड करता है। आप 11th 12th में क्या करने वाले हो ना, वो 9th और 10th ही डिसाइड करता है। मतलब इजीली मत लेके चलना कि अभी तो टाइम है, क्योंकि 9th और 10th के जो बेसिक्स होते हैं ना, चाहे वो फिजिक्स हो 11th की या मैथ्स हो, किसकी वीक रह जाती है? जो 9th 10th में मज़े लेता रहता है। बोर्ड्स को तो छोड़ दो, तुम ये सोच के चलो कि फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें 9th 10th अच्छा करना ही करना है। तो 9th और 10th की मैथ्स हुई, बेसिक साइंस तो पढ़नी ही होती है, पर 9th और 10th की जो मैथ्स होती है वो तुम्हारा पूरा बेस बिल्ड करती है, जो तुम 11th और 12th में फिजिक्स और मैथ्स दोनों में यूज़ करने वाले हो। क्योंकि सर तो बेसिक मैथ्स पढ़ाते ही है फिजिक्स पढ़ाने के पहले, पर एक तुम बताओ कि तुम 5-6 दिन में पूरी मैथ्स सीख लोगे क्या? नहीं, 2 साल जो तुम 9th और 10th में हार्ड वर्क किए होगे, जो लॉजिक बिल्ड किए होगे, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्विंग का तरीका है, तो फिर वो अच्छा करने के लिए तुम्हें 9th और 10th अच्छे से करना ही होता है। जिसका 9th 10th कमज़ोर है तो थोड़ा कोशिश करो कि अभी 10th में भी हो तो यू हैव इनफ टाइम, तो इम्प्रूव करो थोड़ा। बाकी बच्चे फिजिक्स के अलावा भी जो चीज़ें जानना चाहते हैं। देखो मैथ्स का पहले मैं बता देती हूँ कि मैथ्स कैसे पढ़ती थी। तो मैथ्स तो मैंने सारी सर से ही पढ़ी है, तो 9th to 12th सर का नाम भी बता दीजिए। AK सर से पढ़ी है, तो 9th to 12th AK पांडे सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। तो समझ लो कि मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो फिर 9th में भी उन्होंने जो भी, मेरा तरीका यही था 9th से लेके 12th तक एक ही तरीका था मोनोटोनस की, बस RD लगानी है। आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आज इसकी RD लगा लेनी है। RD एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, लेवल 1 और लेवल 2 एवरीथिंग लग जाएगा। उसके बाद अगर 9th और 10th में तो RD के अलावा कुछ नहीं लगाती थी। वैसे थोड़ी बहुत कोई और बुक दिख गई, मान लो कोई दोस्त पूछा क्लास में ये होता है ना अक्सर, ये वाला प्रॉब्लम लगाओ, तो वो सब देख लो। बाकी RD और NCERT को फुल कवर कराते थे सर, तो सर के साथ ही कवर करना, ये नहीं कि आज एक एक्सरसाइज छोड़ दो, कुछ मत छोड़ना। और 11th और 12th में RD के साथ साथ एडवांस और मेंस के PYQs लगाओ, तो मेंस में परसेंटाइल अच्छी आ जाएगी। उसके बाद सेंगेज भी होती है, तो सेंगेज भी आप लोग लगा सकते हैं जो लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड है मैथ्स में, और सर हेल्प करते ही हैं। तो सर है तुम लोग के पास, अच्छा यूज़ करो, क्योंकि सबके पास सर जैसे टीचर नहीं होते हैं। और डाउट भी मत रखना कि सर पे डाउट करता है जो ना, वो ख़राब हो जाता है। फिर अपने टीचर पे अच्छा विश्वास रखना, ये जान लो, क्योंकि जो सर पे डाउट करता है वो कहीं का नहीं रहता। तुम यहाँ के सर को ढूंढोगे, फिर यहाँ भी वो कूदता ही रहता है। तो एक को पकड़ो और सर का अच्छा यूज़ करो, और ये नहीं कि आज एक्सरसाइज नहीं लगाई, हर चीज़ रोज़ करो। तो ये एक अच्छी चीज़ जो हमें भी अच्छी लगी कि अपने टीचर्स पे डाउट करके आप मत पढ़िएगा। अगर टीचर पे डाउट करेंगे तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे, आपका क्वेश्चन फिर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा है कि वो टीचर हमारी नाव पार करा ले जाएगा कि नहीं। आपको डाउट अगर बना रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या? आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये टीचर हमको पार करा ले जाएगा कि नहीं, ये हमको ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं। तो आप टीचर पे विश्वास करेंगे तो फिर वो आपको उस हिसाब से लेकर चलेगा, जो जो आपकी परेशानियां रहेगी उनको वो दूर करने का लास्ट मोमेंट तक प्रयास करेगा। तो बच्चों में कोई कुछ और पूछना चाहता है? केमिस्ट्री के लिए भी आप बता दें, तब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे। केमिस्ट्री की पढ़ाई किस तरह से की जाए, क्योंकि
केमिस्ट्री में लोग कहते हैं कि केवल रटना रहता है, तो क्या यही है कंसेप्ट की और कुछ है? देखो, केमिस्ट्री ईजीएस्ट है मेरे लिए तो, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा मटेरियल भी नहीं रेफ़र करना होता। अच्छे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी अगर आपने मतलब कर रखी है अच्छे से, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लासेस की 11th और 12th, तो वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब आप मेजॉरिटी मार्क्स तो उससे आ ही जाते हैं। उसके अलावा फिर हाँ, लेकिन रटना तो नहीं होता है, क्योंकि वो समझ के जो भी चीज़ें हैं जो लोग रटते हैं ना, उसका कुछ लॉजिक होता है और वो तुम्हें समझना होता है। जब तुम वो समझ जाते हो ना, तो वो याद हो जाता है, स्टोरी की तरह वो याद हो जाता है। और उसमें भी कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे मोल का पूरा मोल कॉन्सेप्ट है ना, तो वो सब तुम लोग देख लोगे। फिर ऑर्गेनिक में भी जीओसी है, तो वो सब थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो बाकी तो बस उसी का कॉन्सेप्ट रहता है। और न्यूमेरिकल तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस तुम लोग लगाना अच्छे से, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, तो मेंस और एडवांस में भी काफ़ी कवर हो जाता है। बट एडवांस के लिए कुछ अच्छी बुक्स रेफर कर सकते हैं। मेंस के लिए आई वुड से कि एनसीईआरटी इज़ गुड। फॉर इनऑर्गेनिक के लिए तो मतलब मैं कह रही हूँ कि 100% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी, सो यू शुड रेफर इट ओनली। और बात रही आपकी अगर फिजिकल केमिस्ट्री, तो थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, बट पहले बैक एक्सरसाइजेज ऑफ एनसीईआरटी तुम लोग लगा लेना, फिर कुछ और करना। बच्चों में से कोई कुछ पूछना चाहता है? दीदी, जैसे आपने बताया कि आर डी शर्मा आप लगाना चाहिए और उसके साथ एनसीईआरटी भी। जैसे आर डी शर्मा डेली सर जैसे लगवाते हैं तो एक्सरसाइज लगाते चल रहे हैं, क्या पेपर जब आ जाता है पास में तो आर डी शर्मा क्वेश्चन लगाने चाहिए या एनसीईआरटी उठानी चाहिए? अब एनसीईआरटी करो, क्योंकि आपको पेपर के पहले सारे कॉन्सेप्ट करने होते हैं ना, तो फाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स तुम्हें प्रैक्टिस करने होते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो। तो एनसीईआरटी में कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, पर हर चैप्टर के होते हैं। जैसे अब आपका प्री बोर्ड होने वाला होगा या जो भी, तो एनसीईआरटी को एक दिन में पूरी सॉल्व करना एक अच्छा बना सकते हैं हम लोग कि हाँ आज हो सकती है। आरडी तो नहीं हो सकती ना, तो एग्ज़ाम जैसे बोर्ड एग्ज़ाम की बात अगर तुम कर रहे हो, तब तो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर के पहले। मैं भी यही करती थी। नहीं, जैसे हम लोग का प्री बोर्ड हो रहा है तो हाँ। क्या इसके लिए आर डी शर्मा के जो पीछे वेरी शॉर्ट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो कहने के लिए वेरी शॉर्ट रहते हैं लेकिन रहते नहीं हैं, क्या उसको प्रीफर करना चाहिए कि एनसीईआरटी लगानी चाहिए? एनसीईआरटी, उसके लिए एनसीईआरटी। अगर तुम जेईई मेंस देने जा रहे हो तब बात अलग होती, पर अगर तुम बोर्ड देने जा रहे हो, तो अगर तुमने कोर्स के दौरान आरडी लगा ली है ना, तो तुम एग्ज़ाम के पहले एनसीईआरटी लगा के जाना। ठीक है, थैंक यू। और किसी बच्चे कुछ पूछना हो? अरे तुम लोग पूछ लो, मतलब शर्माओ मत, मेरे ही तरह थे, मैं भी ऐसी ही थी। दीदी, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं पढ़ते समय, आप बता दीजिए, और डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? हाँ, तो यही होता है कि डिस्ट्रैक्शन के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में आप बताइए। तुम बताओ, किसी का पढ़ने का खुद से मन करता है, क्यों ही पढ़ने का मन करेगा ना, कुछ तो मोटिव होता होगा, तो कुछ गोल तो सेट किए होगे कि लाइफ में ये करना है वो करना है, वही सब सोचो। और कठिनाइयाँ क्या आती है, तो ये घर पे कुछ लोग शादी में जा रहे हैं, खुद का भी मन करता है अरे चलो मामा के यहाँ शादी है, गाँव में जाना है, ये कुछ भी, यही सब डिस्ट्रैक्शन होती है। पर कंट्रोल करना होता है कि नहीं अभी कुछ करना है तुम्हें, तो उसके लिए खुद को कंट्रोल करना होता है कि कुछ बेटर करना है, क्योंकि अभी अगर तुम मेहनत कर लोगे तो आगे रास्ता आसान है। अभी नहीं करोगे तो तुम ग्रेजुएशन के बाद भटकोगे इधर उधर, कहीं छोटे मोटे कंपनी में जॉब इंटरव्यू दोगे, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे मतलब अच्छे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बस 15-20 हज़ार की जॉब मिलेगी, जो कि आज के ज़माने में कुछ नहीं है ना। तो तुम ये सब सोच के चलो कि तुम्हें अभी मेहनत करनी, तो आगे क्या होगा। तो यही सब डिस्ट्रैक्शन है कि भाई घूमने जा रहा है, अच्छा मम्मी जा रही है कहीं, कुछ भी, या फिर दोस्त खुद पार्टी कर रहे हैं, ये होता है दोस्तों की पार्टी। अभी तो मत करना, 12th तक मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं की, जाना बीटेक या जो भी ग्रेजुएशन करना वहाँ खूब पार्टी करना, तब मना नहीं करेगा कोई। पर अभी पार्टी वार्टी से दूरी बना देना थोड़ा, कुछ 1-2 अच्छे दोस्त जो तुम्हारी तरह पढ़ रहे हैं वही, क्योंकि कई बार दोस्त जो कि सो कॉल्ड दोस्त नहीं होते वही डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो समझ जाना कि कौन तुम्हारा दोस्त है कौन नहीं है। मुझे जो है केमिस्ट्री में सारे जो रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर उसको देखा जाए तो एक लिस्ट में लिख करके नाम और उनको याद करना डेली, फिर भी जैसे मैं पेपर में बैठती हूँ और सारा आता है ना, नेमिंग रिएक्शन में सब भूल जाती हूँ, उसके टाइम ही मैं भूल जाती हूँ। हाँ, अगर मैं एक बार पेपर रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे पेपर लिखते टाइम याद रहेगा, हाँ हाँ ये है, मैं ऐसा कर लूँगी, लेकिन एट द मोमेंट नहीं याद आता है कुछ।
तो देखो, तुम जब चैप्टर पढ़ती होगी तो एक सीक्वेंस से पढ़ती होगी ना, और नोट्स भी बनाई होगी तो उसी सीक्वेंस में चीज़ें याद की होंगी। तो तुम चैप्टर से रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि इस चैप्टर में ये हेडिंग थी, फिर ये हेडिंग थी, और रिएक्शन के मैकेनिज़्म अच्छे से पढ़ती हो ना, तो वो देखो हर रिएक्शन का डिफरेंट तरह का मैकेनिज़्म होता है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया करो। और एक अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत है तो चार्ट पेपर बना लो, लगा लो, उठते वक्त देख लेना, सोते वक्त देख लेना, स्टडी टेबल के आसपास, और क्या ही कर सकते हैं। अब मैकेनिज़्म याद कर लोगी तो बहुत अच्छा होगा, तो उसको देखना तुम। थैंक यू। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो, वो हम यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं, घर पे भी कर लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पेपर में नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? तुम लोग जैसे जो यहाँ करते हो, घर पे करते हो, रिवाइज करते हो उसे, तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाता, उतना अच्छा नहीं लिख पाते। उतना अच्छा नहीं। तो तुम लिखने की कोशिश करो ना, फिर मतलब 3 से 4 बार लिखने की कोशिश करो, क्योंकि और हाँ, सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, बेस्ट थिंग ऑफलाइन क्लास की क्या है कि जो क्लास में एक स्टोरी की तरह हर चीज़ हुई होती है, हर दिन कुछ इंसिडेंट तो ऐसा हुआ ही होता है, वो टॉपिक से रिलेट कर लो, आज के दिन ये हुआ, तो तुम्हें एग्ज़ाम में भूल भी रहा है ना, तो तुम रिकॉल करोगे कि ऐसा ऐसा सर ने बोर्ड पे लिखा था, और खुद से अकेले में बैठ के लिखने की कोशिश किया करो। सारे कॉपी सब कुछ हटा के A4 शीट खूब सारी ले लो तुम, और उस पर लिख के खुद से देखो खूब सारा, फिर उसको मैच करो, जैसे टीचर नहीं चेक करते वैसे, तो मे बी तुम्हें हेल्प मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 महीने में हमारा जेई का मेंस पेपर भी होने वाला है, और उसके 1.5 महीने बाद देखें तो बोर्ड आने वाला है। तो लास्ट मोमेंट पे हम अपना कैसा टाइम टेबल बनाएं जिससे हमारा सब कुछ रिवीजन हो जाए, और जितना भी मतलब 3 सब्जेक्ट, अभी तो 6 है मेरा, लेकिन हम मेन 3 सब्जेक्ट को कैसे ये 1.5 महीने में सब कवर करें। 3 सब्जेक्ट ना, हाँ, तो पहले तुम्हें मेंस देना है ना, तो तुम अभी 12th पे फोकस करो, क्योंकि मेंस देखो कॉमन क्या है दोनों में, इंटरसेक्शन क्या आ रही है कि तुम्हारा 12th का सिलेबस इज़ कॉमन फॉर बोथ। तो तुम पहले क्या करो कि 12th का देखो, और मैंने क्या किया था जब मेरा मेंस एकदम नज़दीक आ गया था ना, जैसे 10 मतलब 1 मंथ बचा था, तो मैंने एक कॉपी बनाई थी, उसमें पूरी डेट लिख दी थी 1 to 30, और एक मतलब उसमें कॉलम बनाए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और चैप्टर सारे एनलिस्ट कर दिए थे कि ये चैप्टर जो टफ़ लगे थे वो पहले किए थे और जो इजी थे वो बाद में। और मैंने ऐसा किया था कि मेंस के लिए सिलेबस कवरेज इज़ इम्पॉर्टेंट, कि टफनेस मतलब किसी चैप्टर में तुम डेप्थ में गई हो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट वो है कि तुमने हर टॉपिक कवर किया है। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स लिख दिए थे और मैंने उसी डेट के अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स उसी दिन किए थे। तो तुम पहले क्या करना कि सर के नोट्स पढ़ना, तो बोर्ड की तैयारी हो गई, ठीक है। तो तुम पहले क्या करना कि अभी तुम्हारे पास मेंस में कितने दिन बचे हुए हैं? अप्रॉक्स 1 मंथ। 1 मंथ ना, तो फॉर फर्स्ट 15 डेज यू शुड रिवाइज द 12th सिलेबस, और आफ्टर मतलब नेक्स्ट 15 डेज में यू शुड शिफ्ट टू द 11th क्लास, ओके। और सारे चैप्टर्स को लिस्ट कर देना तुम अच्छे से सीक्वेंस में, जो टफ़ लगता है। जैसे अब 11th में मैकेनिक्स में भी तुम्हें टफ़ लगती होगी तो टॉप पे रखना, और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स टॉप पे रखना, कवर करना। और जो इजी है, जैसे 11th में जो इजी चैप्टर्स है वर्क, पावर, एनर्जी, या मैकेनिक्स में ही आ गया वो तो, पर जैसे इलास्टिसिटी, तो उनको लास्ट में रखना क्योंकि वो इजी हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम पहले सर के नोट्स पढ़ना, और जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की बात कर रही हूँ मैं, अपने टीचर्स के नोट्स, देन बेसिक क्वेश्चंस NCERT एंड RD शर्मा, एंड देन यू शुड शिफ्ट टू PYQs ऑफ JEE मेंस। और इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेबस कवरेज पूरा, बट तुम उस शेड्यूल से स्टिक करना, कि ये नहीं कि आज का दिन तो सो लेते हैं या फिर आज का दिन मौसी के आ जाना है, ये सब भूल जाना। उसी पे मतलब तुम JEE मेंस दे देना तो फ्री हो जाना फिर, ठीक है। तो तुम्हें ये सोचना है कि तुमने कोई बाहर से कोचिंग की, ये सब भूल जाओ, बस तुम्हें ये देना है कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना है जितना हो सकता है, ये सोच के करना, ठीक है। और मैनेज हो जाएगा, और बोर्ड इज़ ईजी। सर लोग का बात मानोगी ना, हो जाता है, क्लास के नोट्स सार 90+ आ जाता है, मैं बोल दे रही हूँ। देख लेना जो सर का नोट्स अच्छा बनाएगा उसका 90+ नहीं आया तो बोल देना, कोई भी, रमवीर सर और AK सर। तो नोट्स में क्या क्या चीज़ें अपने आप से ऐड ऑन करती थी आप, ये बताइए। देखो, सबसे पहले नोट्स तब बनता है जो सर लिखवाते हैं, और कुछ चीज़ें सर सिर्फ बोलते हैं, पर में भी ऐसा होता है कुछ टॉपिक टफ लगता है हमें ना, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम है, FBD, सर कुछ बोलते हैं ये ऐसे हो रहा है वो ऐसे, तो वो सर नहीं लिखवाएंगे, शायद सर के लिए वो इजी है, सर सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को भी वो इजी लग रहा है, पर मे भी वो तुम्हें इजी नहीं लग रहा है। तो तुम जो सर बोल रहे हैं ना, ऐसे मैं लिख लेती थी रेड पेन से ब्रैकेट में कि सर ने ये बोला है, तो मैं जब रिवाइज करूँगी तो वही मुझे याद रखना है।
तो तुम लोग इस तरह कुछ रेड पेन लिख लेना। फिर मैथ्स में भी ऐसे कुछ टफ, वैसे मैथ्स वगैरह में कुछ इतना लिखने की बात नहीं होती, जो सर समझा रहे हैं ना तुरंत लिखना होता है, पर ये रहता है मैथ्स के नोट्स में कि सर ने सॉल्व कराया तो तुरंत कॉपी में लिख लेना होता है, पर फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मे बी सर को लग रहा है कि ये ईजी है तो सर बस बोलते हैं, वो चीज़ लिखने को नहीं बोलते, पर तुम्हें वो लिख लेनी होती है जो तुम्हें नहीं आएगी बाद में, क्योंकि बाद में रिकॉल करो तो भूल जाता है। तो नोट्स ऐसे बनते हैं। और केमिस्ट्री में तो मोस्टली लिखना ही होता है, तो तुम कहानी की तरह नोट्स में लिखते ही रहना। और फिर थर्ड रिवीजन करना, जैसे फर्स्ट रिवीजन होता है तब कुछ ऐड ऑन करते हैं पॉइंट्स, कुछ बुक रीड की तुमने, 2-3 बुक रीड की तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला तो सर के ही नोट्स में ऐड कर लो, तो तुम्हारी नोट्स मतलब अच्छी नोट्स बन जाएगी। रिवीजन का किस तरह से शुरुआत किया जाए, इसको पूछना चाहते हैं बच्चे कि रिवीजन पीछे से करें कि आगे से करें, किस तरह का रिवीजन आगे किया जाए। देखो रिवीजन ऐसे करना होता है कि सबसे पहले तुम ऐसा रिवीजन करते हो कि सर ने पहला चैप्टर पढ़ाया, जैसे अभी तुम्हारा कोर्स शुरू हुआ है तो पहला चैप्टर पढ़ाया तो वीक में तुम पहला चैप्टर रिवाइज करोगे, पर अब मान लो 1 महीना बीत गया, 2 चैप्टर खत्म है तो तुम उस वीक में दोनों चैप्टर रिवाइज करोगे। तो जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाता है तुम पीछे का रिवाइज करते चलते हो, ये नहीं कि पहले 2 चैप्टर ड्रॉप कर दिए, 3rd पे आ गए। तो जैसे टेस्ट भी देते होगे ना, टेस्ट देते हो तुम लोग, तो टेस्ट देते वक्त मैं क्या करती थी, जैसे अभी 5 चैप्टर का टेस्ट है तो मैं रात को बैठती थी और शुरू से 5 चैप्टर रिवाइज करती थी, क्योंकि 5वां तो अभी अभी पढ़ा होता था, पिछला भूला होता था, तो वो पूरे 5 चैप्टर रात भर लगाती थी। फिर कभी कभी होता था कि पूरा टेस्ट आया है, मतलब 18 चैप्टर का टेस्ट है, तो कुछ पीछे से रिवाइज करती थी, कुछ आगे से, पर पूरे रिवाइज करती थी। तो तुम लोग कुछ ऐसा सेट कर लो कि पहले 3 चैप्टर, फिर 6, फिर 7, ऐसे कर करके। और नोट्स तुम शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, शॉर्ट नोट्स से मतलब बूस्ट मिलता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रंथ हम लिख डालते हैं, तुम एग्जाम के 1 दिन पहले रिवाइज कर पाओगे क्या। तो मैं क्या करती थी, जो चैप्टर अच्छा तैयार हो जाता था उसी के शॉर्ट नोट्स बनाती थी, जो अच्छा तैयार होता है उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना तुम लोग, वो बहुत हेल्प करता है। बताएं बच्चों को कि किस तरह से आप नंबर को गेन कर सकते हैं बोर्ड में, क्या टेक्निक अपनाई जाए। देखो बोर्ड तो मोस्टली वो होता है ना जो सर पढ़ाए होते हैं वही आता है, मुझे तो यही लगता है। तो नोट्स बना लो अच्छे से, और जो सर उस टाइम पे बुक्स लगा ली होंगी तुमने, तो उसके बाद बस रिवाइज करना होता है। और हाँ, बोर्ड में क्वेश्चन में गेन नंबर करना है तो तुम्हें क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि तुम्हें आता है तो तुमने बस F=ma लिख के या कुछ भी मोमेंटम का लगा के सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं। तो उसमें तुम्हें स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, मतलब कि हमें ये दिया हुआ है और फिर हमें क्या करना है, थोड़ा लिखना, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो उसको आता है, उसको सब आता है, पर उसको तुम्हें ये दिखाना है कि उसे कुछ नहीं आता, तुम उसे एक्सप्लेन कर रहे हो एग्जामिनर को। तो ये अगर तुम करोगे ना तो मार्क्स अच्छे आते हैं। तुम उसे एक्सप्लेन कर रहे हो हर चीज़, तुम समझ लो वो बेवकूफ़ इंसान है, उसे कुछ नहीं आता। और इतना भी नहीं लिखना कि पेपर छूट रहा है, एक रिफाइंड मैनर में कि अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर रहे हो हर चीज़, हर स्टेटमेंट क्या कहाँ से आया, कौन सा मतलब क्या यूज़ हो रहा है, कंजर्वेशन किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, सब कुछ लिखो अच्छे से, और तब अपने फाइनल सॉल्यूशन पे आओगे। तो हैंस प्रूव्ड ये सब लिखना, ये सब जानते होगे मोस्टली तुम लोग। पर कुछ लोग ऐसा करते हो ना कि आता तो रहता है पर बस 2 लाइन में सॉल्व करके आ गए, पर उसको 2 लाइन नहीं चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ चाहिए। पर ये भी नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखना, इधर उधर का नहीं कि कहानी लिख के आ गए। तो बस अच्छे से लिखना है, उसे एक्सप्लेन करना है, ये समझो कि उसे कुछ नहीं आता, तो मार्क्स आ जाते हैं। पर ये भी नहीं गलत करके आ गए, पढ़ के तो जाओगे ही तुम लोग। डायग्राम का क्या क्या महत्व है फिजिक्स में, बताइए। देखो फिजिक्स में तो है डायग्राम का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको तुम एक्सप्लेन करोगे ना कि कहाँ फोर्स लग रहा है तो क्या क्या, तो वो सब बना के आना, वो आँख अपने आप दिमाग में इमेजिन भी नहीं करेगा, तुम उसको बना के दिखाओगे हर चीज़। और सर वो जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं वो सर बता भी देते हैं, तो एक बार NCERT बुक खोल के पलट के पढ़ने चले जाना अच्छे से। चलिए, सर मैथमेटिक्स के सर हैं और ये भी कुछ पूछना चाह रहे होंगे, बच्ची आई है आज सभी के लिए। तो बेटा बच्चों को सबसे पहले ये बताइए कि ये आजकल के जो बच्चे हैं इस समय मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, क्या इनको मोबाइल के थ्रू जो है पढ़ाई करना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहिए या दोनों मिला करके पढ़ना चाहिए? क्या ऑनलाइन बच्चे पढ़ें तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा? थोड़ा इसके बारे में उनको बताइए।
देखो मेरे टाइम पे और तुम लोग में बहुत डिफरेंस है। मेरा कोविड के टाइम का बैच था, पर कोविड के बाद वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो मैं भी देखती हूँ, मेरे घर पे मेरा भाई भी बहुत फ़ोन चलाता है। तो वही मैं कहूँगी कि गलत चीज़ में मत यूज़ करो। और हाँ, ऑफलाइन कोचिंग का क्या बेनिफिट है, वो बेस बिल्ड ना ऑनलाइन में मतलब होता है, चीज़ें समझ आती हैं, उस पॉइंट पे आती हैं, ऐसा लगता है अब तो मैं प्रो हो गई हूँ। पर मैंने अपने इंजीनियरिंग में भी ऑब्जर्व किया है, हम एग्ज़ाम के पहले पढ़ते हैं, भूल जाता है एग्ज़ाम के बाद। हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते कुछ कुछ जो प्रोफेसर का समझ नहीं आता। तो पर देखो जो 11th-12th में नोट्स बना बना के पढ़ा था वो अभी भी नहीं भूलता। तो ऑफलाइन का दिमाग पे जो इम्प्रेशन पड़ता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और तो फिर तुम लोग ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर करो। और ये नहीं कह रही मैं ऑनलाइन नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो डीप बहुत अच्छी हैं यूट्यूब पे, बहुत चीज़ें तो तुम लोग कंबाइंड कर सकते हो। पर एक बार सर का कवर हो जाए तो खाली टाइम बच रहा है तब यू कैन मूव टू ऑनलाइन। ये नहीं है कि वो रॉन्ग है, पर दोनों ऐसे नहीं कि घिसे पीटे कर रहे हो। इधर का अच्छा हुआ है, यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, देन यू कैन डिवोट। तो ऑनलाइन गलत नहीं है, पर अच्छी चीज़ें तुम कुछ अपने सीनियर से पूछो कि कौन सी चीज़ें अच्छे चैनल है। कुछ लोग गलत भी बता देते हैं ऑनलाइन में, तो ये सब ध्यान रखना। मैंने भी कुछ ऑनलाइन किया था। ये बहुत बढ़िया चीज़ बताई कि आप ये मत मान के चलिए कि वहाँ जो लोग बता रहे हैं वो प्रोफेशनल ही हैं। हो सकता है उनको 2 ही 4 साल का एक्सपीरियंस हो, और कुछ ऐसे डेटा हम लोगों ने भी पाए कि जो डेटा है ही नहीं कहीं। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस वो बता देंगे जो है ही नहीं। तो कई जगह सेमीकंडक्टर में वो बैंड गैप बता देंगे जो है ही नहीं। तो ये भी है कि आपको किताबों पे पहला फोकस करना है, और किताब के साथ एक अध्यापक जो आपके उन डाउट को क्लियर कर दे, ठीक है ना। अब वो डाउट कौन क्लियर करेगा? ऑनलाइन वाला नहीं, ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन में उसको आप डाउट क्लियर करिए। कहीं कोई बेसिक चीज़ आपको नहीं आती, जैसा गार्गी ने कहा कि जब बाद में कहीं कोई आपको स्पेसिफिक डाउट हो तो उसके लिए आप किसी अच्छे टीचर जो वहाँ पर हैं उनका आप वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसे एस.सी. वर्मा सर का है, और फिज़िक्स में और भी कई लोग हैं। देखो तो फिज़िक्स में एक आशीष अरोड़ा सर है, फिज़िक्स गैलेक्सी, वो फ्री में बहुत अच्छे वीडियोस उनके बहुत साल पहले जब यूट्यूब पे कोई नहीं था तब है, 11-12 साल पहले। तो जिसको बहुत डीप इंटरेस्ट है एडवांस में फिज़िक्स, एडवांस फिज़िक्स का, उसको रेफ़र कर सकते हो। प्लेलिस्ट अच्छी है उनकी। पर काफ़ी बाद जब सर का सब चीज़ ख़त्म हो, क्योंकि वो फिर समझ नहीं आएगा, तुम्हें वो टीचर ही ख़राब लगने लगेगा फिर। एक बार पहले आप लोग पूरा कवर कर लीजिए ऑफलाइन में, हर नोट्स बना लीजिए। कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। उससे जब आपको लगे कि हाँ अब ये हम कंप्लीशन की तरफ हैं, ये कंप्लीट है, अब हमको कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें चाहिए, तो आप फिज़िक्स में और अच्छी किताबें हैं, जैसे सिंगेज की है, DC पांडे की है, तो इनको आप एडवांस लेवल के लिए लगाइए। फिज़िक्स में मैंने बस एक्स्ट्रा में H.C. वर्मा लगाई थी, तो H.C. वर्मा सर से मतलब खुद से करना, फिर सर से डिस्कस कर सकते हो एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में एडवांस के PYQs आर बेस्ट, मतलब वो अगर तुम्हें करना है तो वो दिमाग को अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एडवांस के क्वेश्चंस लगा सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स रेफर करने से बेटर है कि तुम H.C. वर्मा और एडवांस के क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर सारे, 2000 से लेके 2024 तक। और मैथ्स में देखो, मैथ्स में RD के बाद PYQs हो जाए जब एडवांस के, तो सेंगेज इज़ द बेस्ट उसके लिए। मैथ्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो सेंगेज अच्छी है मैथ्स के लिए। और NCERT केमिस्ट्री में NCERT और बस एडवांस के क्वेश्चन, कोई और बुक है कुछ पर वो कर लोगे तो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ ज्ञान की बातें मिली होंगी, कुछ काम की बातें मिली होंगी। और गार्गी के पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं, इनके अनुभवों को भी हम लोग साझा करना चाहेंगे। प्लीज़ वेलकम सत्येंद्र कुमार पांडे जी, ऑर्डर गार्गी। सभी को मंगल कामना, आशीर्वाद। अब तक के जीवन के 50 साल बीत चुके हैं बच्चों, और तुम लोग बड़े प्यारे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। बहुत दिनों बाद इस एज ग्रुप के लोगों से हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ अब तक मेरे समझ में आई
कि ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है तुम लोगों का, तो इसमें मोबाइल सबके अपने नेगेटिव दो पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने कंसंट्रेट हो, और नेगेटिव ये है कि तुम अपने लक्ष्य से कितना डेविएट करो। अभी कोई बच्चा पूछा था, डिस्ट्रैक्शन बहुत यूनिवर्सल वर्ड है अपने आप में इस समय के लिए। यूनिवर्सल इसलिए कि रियली डिस्ट्रैक्शन, जैसी बिटिया नहीं कह पाई, लेकिन डिस्ट्रैक्शन केवल वही नहीं हुआ फ्रेंड्स के साथ चले गए, ये हुआ वो हुआ। तुम स्वयं जान रहे हो कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छा अट्रैक्ट करती हैं, इस समय बड़ा अच्छा लगता है कि ये हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे मुझे अनुभूत होती है कि समय बड़ा निष्ठुर है, बहुत क्रूएल। टाइम इज़ वेरी क्रूएल। शास्त्रों में कहा है कि समय बड़ा निष्ठुर है, कारण कि समय चला गया तो आप नहीं कह सकते भैया चले जाओ फिर से। यह समय है, अभी आपने सदुपयोग, अभी क्या बिटिया कह रही थी कि इस समय जो 9, 10th, 11, 12 अपने आप को खपाएगा, उसके बाद उस जेईई मेंस और जेईई एडवांस जब रिजल्ट निकलेंगे और उसके नीट के, तो मुस्कुराते हुए और उसके माँ बाप को ज़्यादा प्रसन्नता होती है। जूनियर केजी से ले करके अब तक इस मुकाम तक पहुँचने में कितनी तपस्याएं माँ बाप ने फेस किया होगा, ये वो जानते होंगे, आप नहीं जानोगे। आपको सारी व्यवस्थाएं केवल मिलती गई। हम तो उसमें थे कि स्कूल पीरियड में जब ये तैयार होती, इसको मैं तैयार करते रहता था और इसकी माँ जो है इसके लिए नाश्ता बनाती रहती थी। तो संघर्ष करना पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। खोने का तात्पर्य है नींद और आपका जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ये सब। तो अपने आप को कंसंट्रेट कर लो। एक्सरसाइज बुक जो हैं 9, 10th, 11, 12, इसको जो कहता है सीधे सीधे शब्दों में चाट जाओ। चाटने का तात्पर्य कुछ कहीं से कुछ बचे ना। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं 11th में बायो के स्टूडेंट रहा हूँ। 11th में कुमार मित्तल चला करती थी, 89 में। कुमार मित्तल आप लोग हो सकता जानते हो, बहुत अच्छे लाजवाब राइटर हैं वो। लेकिन डॉक्टर एस सी वर्मा साहब भी बहुत शानदार हैं, क्योंकि उनका भी नाम हम लोग बड़े फख्र से लेते थे उस समय। मुझे 27 नंबर मिला था 11th में हाफ ईयरली में। मैं खूब रोया था, लेकिन उसके बाद मैं ये कमिटमेंट था कि मैं अपना जूलॉजी छोड़ दिया, बॉटनी छोड़ दिया, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही पढ़ता था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जूलॉजी बॉटनी एकदम इग्नोर कर दिया। और बाद में हमको जो है यूपी बोर्ड में 78 से ज़्यादा नंबर मिले थे, ऑनर्स था मैं फिजिक्स में। और मुझे आज भी कंसेप्ट क्लियर हैं। अभी बर्नौलीज थ्योरम सर जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है लिखे हुए थे, अच्छा लगा सुन। बहुत दिन बाद सामने, अब मौका तो मिलता नहीं हमको। या तो बिटिया यहाँ से पढ़ के जाती थी तो मैं ज़रूर पूछ लिया करता था क्या पढ़ाया गया, कैसे। जैसे मैथ मुझे तो नहीं समझ में आता था कि मैथ क्या पढ़ाया, भाई मैं बायो के स्टूडेंट था, लेकिन ये बताते कि पापा आज ये पढ़ाया गया, आज ये पढ़ाया गया, आज ये पढ़ाया गया। फिजिक्स में जान लेता था क्या पढ़ाया। फिजिक्स में तो बहुत एडवांस पढ़ना होता था, मैथ वालों के लिए। ये पढ़ती थी, मैं बगल ही सोता रहता था, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट रहा हूँ। मुझे रात को जब मान लिया लाइट जल रही तब भी नींद आती थी। लेकिन इसका सच बताऊँ कि मुझे नौकरी थोड़ा डिस्टर्ब टाइप मिली हुई है। बड़े ऐसे लोग मिलते रहते हैं। सेक्रेटरी था तब, अब तो एडीओ हूँ तब भी। लेकिन जब मैं घर जाता था, घर जाने के बाद ज़रूर इससे पूछता क्या पढ़ी हो, और इसका पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी तुम भी पढ़ते लिखते होगे तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता होगा कि देखो मेरा बच्चा कितना कंसंट्रेट किए हुए है। तो यही जो तुम्हें है। जैसे एक और अनुभव बताऊँ, 11th मेरे साथ एक अखिलेश मिश्रा था। तो उस समय MLR के होता था, जो आज जेईई मेंस हो रही है, जेईई एडवांस। उस समय इसके अलग अलग, अपना IIT का अलग होता था, रुड़की वाले अलग लिया करते थे, और इसका असम तो था, IIT असम वो अलग लिया करता था। MLR अलग था। हाँ नहीं, उसके पहले हाँ तो AIEEE। तो अखिलेश मिश्रा था तो खूब पढ़ता था। उसके जितने बहन और भाई थे सब बहुत सफल हैं। तो एकदम दुबला पतला होता। अच्छा, हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर साइकिल जाते थे, साइकिल से आते थे 3 किलोमीटर। तो हम एक दिन उससे कहे यार अखिलेश तुम कुछ खाया पिया करो यार, एकदम दुर्बल हो गए हो। तो हमसे कहा नहीं यार सत्येंद्र,
जब हमारा हो जाएगा ना तो हम सब हमारी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और जानते हो उसका तमिलनाडु में हुआ सिविल मिला था, लेकिन वो मेहनत करने के बाद शायद पार्ट फर्स्ट में उसका ब्रांच ही बदल गई, और ब्रांच बदली तो उसका सबसे पहले मुझे अच्छी तरह आज भी याद है लार्सन एंड टूब्रो में हुआ था, तो मुझे मिला तो थोड़ा सा हेल्दी हो गया था, मतलब अच्छा लगा देख करके। हम कहा यार बड़े डैशिंग लग रहे हो। कहा यार मेरा उसमें लार्सन टूब्रो में हो गया, मुझे फोर व्हीलर मिली है, और वो एसी तक बहुत बड़ा मामला होता था। अरे एसी अब तो सबके पास हो गए। कहा एसी वाले बंगले मिले हुए, मतलब सारे चीज़। अब मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ बच्चा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। 2 आँख, 2 पैर, 2 हाथ, सबके पास। जो सफल हुआ और जो असफल हुआ, अंतर क्या रहा दोनों के बीच कि उसने अपने आप को एकदम कंसंट्रेट किया। और दूसरा जो है अभी यहाँ तो ये है, जैसे भी बिटिया कह रही थी कि अभी थोड़ा अपने आप को रोको कि शादी में नहीं जाना है, किसी उसमें नहीं जाना, फंक्शन नहीं जाना है जितना हो सके। बाद में इंजीनियरिंग खूब मौज, पूरा क्लब बना रहता, कई क्लब रहते हैं वहाँ पर। जो मैं जितना मैं एंजॉय करो खूब पढ़ो। अगर पढ़ने वाले तो पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ने वाले लेकिन अल्टीमेटली वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। तो जो अगर कुछ एंजॉयमेंट लेना है तो बाद मिले, लेकिन सफलता के साथ अच्छा लगता है। और सफलता जैसे कुछ लोग अभी मिलेंगे, क्या है पांडे जी आजकल रेडियो है सुने हम? हाँ हैं तो भैया यार हम हो, लेकिन क्या बताई, क्या बताओगे? जब समय था उसको तुमने ध्वस्त कर दिया अपने आप को। तो यही कुल मिला बच्चा, आप स्पेशल हो, मैथ के हो, बायो हो, इसलिए बिटिया आई है अपना कुछ बता रही है। भाग्यशाली हो। हम लोगों को तो कोई कुछ बताने वाला नहीं था उस समय, न इतनी व्यवस्थाएं थी। अब जानते हो जो भी मैंने बताया 27 नंबर मुझे हाफ ईयरली मिला था, तो मैं कुमार मित्तल की वो पूरा पढ़ता था लेसन, उसके साथ साथ जो उसमें एक्सरसाइज होती थी उसको मैं लगाता था। जितने अंक न्यूमेरिकल टाइप के थे एक तरफ से सॉल्व करके नोट्स बना डाला था सबका। तो मेरा आज तक वो भी अनुभव है। दूसरी चीज़ नीट वालों के लिए मैं कहूँगा कि मेरे 2 रिश्तेदार डॉक्टर हैं, एक जो है MS ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक MS CNT है, और 2 MS CNT हैं। तीनों लोग बैठे हुए थे उस समय, वही पेपर लीक आउट हुआ था और लोग ये कह रहे थे कि हम कहे यार कैसे पेपर लीक आउट हो, इतना नंबर कैसे पाए हैं? वहीं डॉक्टर से पूछ रहा था। उन्होंने कहा फूफा जी इसमें कुछ भी नहीं है, NCERT अगर लोग चाट जाएं तो कहीं से नंबर की कोई कमी रहेगी ही नहीं। मतलब NCERT तो टेक्स्ट बुक का ये इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर उसको खूब बढ़िया पढ़ लोगे तो अगला डोर अपने आप खुलेगा, तब व्यवस्था है। जैसे सोने सुहागा कहा जाता है, बड़ा शब्द सुना होगा तुमने ना, वो ऐसे ही है कि जितना अच्छा एक्सरसाइज बुक अपना स्टडी कर लोगे, बाद में वो सारी चीज़ें कोचिंग ट्यूशन सब चीज़ उस पर काम देंगी बढ़िया, ये जान लो। और केवल टेक्स्ट बुक ना, और समय के साथ चलो। ये नहीं कि आज ये कर दिया अरे कल देखेंगे, कल कभी आता ही नहीं है, नेवर। जो कुछ है आज करना चाहो। जैसे हमसे इससे पूछते हैं एग्ज़ाम टाइम ये लोग 2-2 दिन जग जाते हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्य, हम कह रहे थोड़ा देख करके, लेकिन कहीं अरे पापा सो लेंगे, बाद 2 दिन बाद भी अच्छी नींद आ जाएगी। ये सब चीज़ें यही है, सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद, उज्जवल भविष्य मिले आपको, और डॉक्टर अम्बरीश सिंह जी को और श्री अरुण कुमार पांडे जी को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मंगल कामना, आशीर्वाद कि आपका इंस्टीट्यूट खूब बढ़िया फले फूले समृद्धता की तरफ बढ़े और बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हुए नए नए सफलता के सोपान पावें और खूब सफल हो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और फिर जब हम कभी मिले भूले भटके भाई जिनके साथ हमको मिठाई खाने को मिल जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। तो आज का सेशन उम्मीद है कि सभी लोगों को उसका लाभ मिला होगा। सभी को मन में जो प्रश्न थे, जो आकांक्षाएं थी, जो उनमें प्रश्नों के उत्तर मिले, उनसे आप संतुष्ट हुए होंगे। आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला होगा जिससे आप घर जाने के बाद, जो हम लोग कहते हैं ना कि बैटरी जो डीप में गई थी वो रिचार्ज हो गई होगी। तो क्या सभी लोगों को यहाँ से कुछ एनर्जी मिल पाई?
थोड़ा जोर से बोलेंगे? अभी मजा नहीं आई। एनर्जी सभी को मिली? ये बात हुई। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं और गार्गी पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आई और अपने विचारों से सभी को अवगत कराए, अपने अनुभवों को साझा किया। और उम्मीद है कि फिर जब हमारे बच्चों की अगली बैच आएगी तो फिर ये इसी तरह से यहाँ पर आएंगी और अपने विचारों से, अपने मोटिवेशन से सभी लोगों को प्रेरित करेंगी। आज के लिए इतना ही। सभी लोग जो यहाँ पर छात्र आए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। आप लोग आगे बढ़ते रहें इसी प्रकार से और अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें जिसके लिए आप लोग इन्हीं डेस्क बेंच पर बैठे हैं जहाँ कभी गार्गी पांडे बैठा करती थी। और ऐसे भी और बहुत से बच्चे हम लोगों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी हम लोग समय समय पर बुलाते रहेंगे जिससे आपको एक प्रेरणा मिल सके अपने उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।